और आज की क्लास में एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संविधान को लेकर के। थोड़ी बहुत इसकी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है, लेकिन वो एक स्पेशल क्लास आप उसे मान लो, उसे एक सेपरेट क्लास मानो। आज से हम भारतीय संविधान की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें पूरा संविधान अच्छे से पढ़ा जाएगा। संविधान क्या होता है, बहुत जनरली एक कॉमन सा चीज़ है, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की एक नियम की एक किताब ये मान सकते हैं कि बिल्कुल जो नियम होते हैं वो मेंशन होते हैं इसमें कि कौन से कानून, कौन से रूल कहाँ पर फॉलो होंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से नियम की किताब है जो हमारे देश के लिए बनाया गया है कि हमारे देश के मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, साथ ही साथ हमारे देशवासी किस तरीके से काम करेंगे, क्या चीज़ें उनके लिए अच्छी हैं और क्या चीज़ें अगर वो गलत करेंगे तो किस तरह की चीज़ें उनको आगे आने वाले भविष्य में देखने को मिलेंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो भारतीय संविधान को शुरू करने से पहले हम इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। एक संक्षिप्त हम परिचय जानेंगे कि हमारा भारतीय संविधान है क्या। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में आप देखोगे तो 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग विभाजित है। तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग है और 470 अनुच्छेद है हमारे संविधान में। और आप इस संविधान को देखोगे ना, तो जब हम मूल संविधान की बात करते हैं, मूल संविधान कहने का मतलब कि जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, तब उस टाइम पे हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और केवल 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान में कितने कह सकते हैं कि अनुच्छेद हैं, ठीक है, कितने अनुच्छेद हैं, तो ज़्यादा फोकस 395 पे करिएगा अगर 470 आपके ऑप्शन में नहीं है तो। ठीक है, तो क्या लिखा गया है कि संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है। मतलब जो हमारा सरकार होगा वो किस व्यवस्था की होगी? संसदीय व्यवस्था की होगी। और हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये चीज़ें हमारे वर्तमान में फॉलो होती हैं। मतलब हमारे जो सरकार की व्यवस्था है वो संसदीय व्यवस्था है और जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो हमारे जो कह सकते हैं देश, या कह सकते हैं एक तरीके से, दूसरी चीज आप यहाँ पे फोकस करो कि लिखा गया है केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। और अगर आपसे ये पूछे कि वास्तविक 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 कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो वास्तविक जो कार्यपालिका होता है इसका प्रमुख होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, यानी कि पीएम हम कह सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन जब एग्जाम में बनते हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय कार्यपालिका कहा जाएगा तो हम राष्ट्रपति की बात करेंगे, और जब वास्तविक कार्यपालिका कहा जाएगा तो हम अपने प्रधानमंत्री को इंडिकेट करेंगे। क्लियर? चलिए, अब हमने क्या देखा कि हमारा जो संविधान है उसमें टोटल कितने भाग हैं? टोटल 25 भाग हमने पढ़ा है। अनुच्छेद कितना हमने पढ़ा है? तो अनुच्छेद पे आपने देखा होगा तो 470। लेकिन आप कभी भी जब संविधान को खोलोगे ना, तो यहाँ पे आपको 395 ही मिलेगा, 470 नहीं लिखा रहता है, 470 नहीं लिखा रहता है। इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन बने कि कितने हैं, ठीक है, हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 पे ज़्यादा फोकस करिएगा। 470 अगर आपके ऑप्शन में दोनों हैं और क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि गणना के अकॉर्डिंग कितने हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। वैसे जनरली 395 अनुच्छेद हमारे संविधान में आज भी है। ये गणना के अकॉर्डिंग, गणना के हिसाब से जो 25 भाग हो गए हैं और गणना के ही हिसाब से 470 अनुच्छेद हो गए हैं। लेकिन हैं कितने? अगर हम गणना ना करें, मतलब सिर्फ और हम डिजिट की बात करें, तो अभी भी हमारे संविधान में 22 भाग ही हैं और 395 ही अनुच्छेद हैं। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा देखेंगे। आप अगर थोड़ा सा सोचोगे कि कैसे ये बढ़ रहा है, तो देखो 22 भाग तो हमें जनरली पता है कि पहला भाग जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है, फिर नागरिकता है, तीसरे भाग में मूल अधिकार है,
चौथे भाग में क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है। तो एक एक्स्ट्रा क्या जुड़ा है, 4 में 4A जोड़ दिया गया है, यानी कि एक तो ये एक्स्ट्रा हुआ है। फिर भाग 5 में क्या है, संघ। फिर 6 में क्या है, राज्य। 7 में क्या है, संविधान संशोधन, जो हम संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया है, वैसे निर्शित कर दिया गया है। तो इसको आप देखोगे, इसे मैं बताऊंगी, आप संविधान अधिनियम इसके अंतर्गत था। और फिर क्या किया गया है, 8वां जो है इसमें संघ राज्य क्षेत्र है, 5वें में पंचायत 8वें में संघ राज्य क्षेत्र, 9वें में पंचायतें। 9A, अब देखो एक दूसरा यहाँ पे जोड़ा गया है 9 के साथ। 9 में तो पंचायत है, लेकिन 9A मतलब 9 में फिर संशोधन किया गया, एक दूसरा जोड़ा गया, नगर पालिका। फिर 10 में क्या है, अनुसूची और जनजातियां हैं। 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है। 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद विवाद है। और फिर आप देखोगे तो 13 में क्या दिया गया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्यिक समागम है। 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। 14A में अधिकरण है, यानी कि एक तीसरा जोड़ा गया। 15 में निर्वाचन। 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के संबंध में है। 17 में राजभाषा। 18 में आपात उपबंध। 19 में प्रकीर्णन। 20 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं। एंड 22 में दिया गया है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी के प्राधिकृत पाठ और निरसन। अब देखो, आप कभी भी पूरे भाग को नहीं पढ़े होगे, संविधान का पूरा भाग कोई पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि संविधान, देखो हमारा मेन टारगेट क्या होता है कि हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। हम संविधान के वेत्ता नहीं बनने जाते, नहीं तो हम संविधान का हर भाग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने 3 एक्स्ट्रा जोड़ा कि 3 एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 22 भाग थे, 3 एक्स्ट्रा जो संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया है, तो इस तरह से 25 भाग हो गए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि संविधान का कौन कौन सा जो भाग है जो हमारे लिए ज़रूरी है और हमें पढ़ना है, ठीक है। तो एक चीज़ आप जान लो कि अगर हम ऊपर से देखें तो संविधान का लगातार 6 भाग हमें पढ़ना होता है। पहले हम लगातार 6 भाग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो 7वें को हम स्किप करते हैं, फिर 8, 9 और 9A हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम भाग 11 पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ते हैं, अगले अगर हम स्लाइड पे चले तो अगले स्लाइड पे फिर हम पढ़ते हैं भाग 14। भाग 14 में क्या दिया गया है कि जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि जो सिविल सेवक होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। फिर भाग 15 पढ़ते हैं, जिसमें निर्वाचन पढ़ते हैं। भाग 17 पढ़ते हैं। भाग 18 पढ़ते हैं, ठीक है। और भाग 20 पढ़ते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो 5 इस स्लाइड से हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पे 6, 7, 8, 9 और 9 और 6 15, यानी कि 25 भाग में से हमें सिर्फ 15 भाग पढ़ने होते हैं संविधान के। हम संविधान के 20 भाग को नहीं पढ़ते, ठीक है। ये 20 भाग पढ़ता कौन है, देखो जो जनरली जो वो लोग हैं जिनको लॉयर बनना है या उनको ऐसे एग्जाम देने हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं ना, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे एग्जाम में मैं बता दूँ, इतने में से भी क्वेश्चन नहीं बनता। 2-3 चैप्टर्स पढ़ लो, मतलब 2-3 भाग पढ़ लो। मूल कर्तव्य क्या है, मूल अधिकार क्या है, नागरिकता क्या है, ठीक है। 3 ये हो गया। पंचायत, नगर पालिका 5 पढ़ना है। और फिर यहाँ से संविधान संशोधन, उपबंध, फिर 5 और 2 7, फिर यहाँ पे निर्वाचन 8 और एक ये संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। इस तरीके से टोटल 9 ही पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एक एक भाग को बहुत ब्रीफ मैं आप लोगों को बताऊंगी, बढ़िया से पीपीटी उपीटी बना के प्रेजेंट किया जाएगा इसे। तो आप लोगों को शायद ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारे संविधान में 22 भाग तो हैं, लेकिन अभी गणना के अकॉर्डिंग 3 और एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो भाग 4 में हमने जोड़ दिया 4A, एक एक्स्ट्रा हो गया। 9 में हमने जोड़ दिया 9A, 2 एक्स्ट्रा हो गया। और 14 में हमने जोड़ दिया 14A। तो इस तरीके से 3 हमारे भाग बढ़ जाते हैं। इस तरीके से हमारे संविधान में गणना के हिसाब से टोटल 25 भाग होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान का इतिहास क्या रहा है, ठीक है। भारतीय संविधान का इतिहास कहने का मतलब कि कैसे हमारा ये भारतीय संविधान बना और ये किस तरीके से हमारे देश में लागू हुआ, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में। तो भारतीय संविधान का जब आप इतिहास पढ़ोगे तो यहाँ पे एक लिखा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद
जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद जुलाई में 1945 में, यानी कि जुलाई 1945 में एक नीति ब्रिटेन के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये घोषित किया गया और उसी के अंतर्गत कैबिनेट मिशन लाया गया। चूंकि इसके पहले क्रिप्स मिशन और बहुत सारे मिशन वगैरह आके फेल हो गए थे, जो भारत में संविधान नहीं बनवा पाए। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया और पूरे कह सकते हैं विश्व में, यूएनओ में ब्रिटेन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने लगी कि वो देश को गुलाम करके रखा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें, तो उसने सोचा चलो ठीक है, क्या करते हैं कि आज़ाद करते हैं, पहले क्या करना है, पहले कैबिनेट मिशन बनवाना है। तो कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन ने क्या किया कि भारत अपने 3 मंत्री भेजे और उनका काम क्या था कि हम भारत में जाएंगे, संविधान बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा देश तो आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, और आज़ाद होने के पश्चात संविधान सभा की क्या की गई, घोषणा हुई। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही हमारे देश में संविधान सभा को बनाया गया था। तो जब संविधान सभा की घोषणा हुई तो ये संविधान सभा जो है ये अपना काम जो शुरू करता है वो शुरू करता है 9 दिसंबर 1947 से। ठीक है, काम कब शुरू करेगा संविधान सभा, 9 दिसंबर 1947 से 1947 से वो अपना काम शुरू करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होता है। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। मतलब जो संविधान सभा के सदस्य थे, जो संविधान सभा में सदस्य बने, वो ऐसे ही किसी को अटेंडम उठा के नहीं रखा गया था, बल्कि इनको जो निर्वाचित सदस्य थे इनके द्वारा चुने गए सदस्यों को ही इस संविधान सभा में रखा गया, जिसमें आप प्रमुख नाम अगर देखोगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सभी लोग क्या थे, इस पूरे संविधान सभा के प्रमुख थे। ठीक है, प्रमुख क्यों थे, क्योंकि इनको आपको पता होगा कि अलग अलग समितियां बनाई गई थी, अलग अलग एक विभाग दे करके अलग अलग विभाग का एक हेड बनाया गया था कि आप ये वाला देखो, आप ये वाला देखो। ठीक है, जैसे प्रारूप समिति हो गई और बहुत सारी समितियां, तो ऐसे बनाया गया था। ठीक है, हमारे संविधान को बनने में टोटल लगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, संविधान बनने में टोटल समय कितना लगा, 2 साल लगा, 11 महीना लगा और 18 दिन लगा। और इसके लिए जो हमारी संविधान सभा थी, उसने 114 दिन तक सिर्फ क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, 114 दिन तक डिस्कस किया कि हमको किस तरीके से अपने संविधान में क्या रखना है, क्या हटाना है। ठीक है, संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन किया गया था, तथा अंतिम दिन, जिस दिन मतलब संविधान बन चुका था, संविधान सभा का अंतिम दिन था, उस दिन 284, ठीक है, मतलब 284 मेंबर्स जो थे उन्होंने क्या किया था कि इस संविधान पर सिग्नेचर किया और संविधान बनने के लिए 166 दिन बैठक की गई। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। देखो, जो असेंबली, जो मतलब कह सकते हैं कि जो संविधान सभा के द्वारा जो बैठकें हुई वो 114 बैठक थी, जो उनकी सेपरेट बैठक होती थी। लेकिन जब वो लोगों के साथ और प्रेस के साथ, मतलब मीडिया वालों के साथ जो उन्होंने बैठक किया, वो 116 दिनों की बैठक थी। ठीक है, 116 दिनों तक उन्होंने बैठक किया और इसके लिए संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे, 12 सेशन हुए थे। ठीक है, और जिस दिन लास्ट सेशन था उस दिन 284 मेंबर्स जो थे उन्होंने क्या किया कि संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि टोटल अगर हम बात करें संविधान सभा में, अगर संविधान के निर्माण में, तो टोटल 389 लोगों का एक कह सकते हैं रोल था, जिन्होंने मिल करके 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को पूरी तरीके से बना लिया था। और ये संविधान क्या हुआ था, हमारा पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये पूरी तरीके से लागू कब हुआ था, ये पूरी तरीके से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और आप अगर हमारे संविधान को देखोगे तो हमारे भारतीय संविधान में जो सर्वाधिक प्रभाव है
जब हम इसके स्रोत पढ़ेंगे कि हमारा भारतीय संविधान कहाँ से कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करता है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रावधान, जो सबसे ज़्यादा चीज़ें रखी गई हैं, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से रखी गई हैं। और इसी जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसी से लगभग 250 अनुच्छेद को हमारे संविधान में उठा करके हूबहू रख लिया गया है। ठीक है, मतलब है तो उधार का थैला माना जाता है भारतीय संविधान को, क्योंकि ये अलग अलग देशों से अलग अलग चीजों को लेकर के रखा था। ठीक है, तो 250 अनुच्छेद लगभग आप देख सकते हो कि 250 जो लिखा गया है, 250 अनुच्छेद 395 में से तो यानी कि 400 अप्रॉक्स में से जो 250 अनुच्छेद है वो तो हमने अपने ही भारत शासन अधिनियम से रखे थे। ठीक है, चूंकि भारत शासन अधिनियम भी अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था, अगर आपको पता हो। तो टोटल हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा सिंपली कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां, कितना भाग है। हमने ये पढ़ा कि हमारी संविधान सभा क्या थी। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं जहाँ पर हम बात करेंगे अपने अनुसूचियों के बारे में, जहाँ मैंने आपको बताया है कि हमारे संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो अगर हम संविधान के अनुसूचियों की बात करते हैं तो पहले तो हम जान लेते हैं कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं 12। ठीक है, टोटल कितने हैं, 12 हैं। पहले कितनी थी, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में हमारी टोटल थी 8 अनुसूची। ठीक है, अब ये अनुसूची में परिवर्तन कैसे हुआ, संशोधन कैसे हुआ, मैंने इसको इकट्ठा लिख रखा है। आप देखोगे तो संविधान में 9वीं अनुसूची में प्रथम संशोधन किया गया था। हम कह सकते हैं कि जो संविधान संशोधन होता है उसका जो पहला संशोधन स्टार्ट किया गया था, जो फर्स्ट संशोधन स्टार्ट किया गया था, वो हमारे अनुसूचियों से ही शुरू हुआ था। पहला संशोधन हुआ था 1951 में। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है 1951 में प्रथम संशोधन हुआ था, और ये संशोधन हमारे संविधान की 9वीं अनुसूची में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा तरीके से दिया गया है कि अनुसूची और अनुसूचियों में कौन कौन से संशोधन हुए हैं एक साथ लिख दिया गया है। ठीक है, तो एक तो संशोधन हो गया कि हमारी 9वीं अनुसूची बदली। फिर कब हुआ, 9वीं के बाद देखो एकदम लगातार 10वीं और 11वीं। 10वीं में क्या हुआ, कौन सा संशोधन हुआ था, 52 नंबर का, यानी कि 52 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, और टाइम था 1985। ठीक है, फिर 9वीं के बाद 10वीं, 10वीं के बाद कौन सा संशोधन, कौन से अनुसूची में संशोधन होगा, 11वीं में। तो 11वीं में संशोधन किया गया, 73वां संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन था, और ये किया गया था 1992 में। ठीक है, 11वीं हो गया, 12वीं हो गया, और 12वीं के बाद, सॉरी ये मुझे कुछ गलत लग रहा है, 9वीं अनुसूची हो गई, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में हुआ था 1985 में 52वां संविधान संशोधन। 11वीं अनुसूची में हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, बिल्कुल सही है। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अगला संविधान संशोधन होता है 74वां संविधान संशोधन, जो 12वीं अनुसूची में होता है, और समय फिर से 1992। यानी कि अगर हमें अनुसूचियों के संशोधन को याद करना हो तो हमारा एक चीज सर्टन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 8 अनुसूचियां जो मूल हैं उनमें कोई संशोधन नहीं है। बाकी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये संशोधन है। संशोधन मतलब ये नहीं है इसमें परिवर्तन किया गया, वास्तविक रूप से परिवर्तन सिर्फ किया किसमें गया था, जो 9वीं अनुसूची थी उसमें कुछ चीजें बदली गई थी। बाकी 10वीं, 11वीं, 12वीं जो है इन्हें जोड़ा गया था संशोधन करके। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हो, 9 से 12 तक की अनुसूचियां जो हैं इनमें ये संशोधन के द्वारा जुड़ी हैं, और इनको क्या कह सकते हो, इनका टाइम याद कर लो आप लोग, पहला याद रहेगा, और 73वां 74वां तो बहुत आराम से याद रहेगा कब हुआ था। बस एक ही याद करना है, 10वीं अनुसूची जो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में किया गया था। ठीक है, चलिए, तो अनुसूचियों को हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, जितनी हमारी भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची को देखोगे तो आर्टिकल 1 से 4 को ये बताता है। देखो मैंने आर्टिकल यहाँ पे इसलिए ऐड कर रखा है, हम सोचते हैं अनुसूचियां जो होती हैं वो हमारे संविधान के अनुच्छेद और भाग से कोई मतलब नहीं रखती। वास्तविक रूप से हर अनुसूची हर एक भाग को, ठीक है,
और हम कह सकते हैं कि अनुच्छेदों के ही बारे में बेहतरीन तरीके से एक उसकी समरी लिखी गई है। ठीक है, तो पहली अनुसूची जो है वो आप कह सकते हो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक की समरी है, यानी कि संविधान के भाग 1 की ये समरी है, जिसमें ये लिखा गया है पहली अनुसूची में कि जो हमारा राज्य अथवा संघ है, तो राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का इसमें वर्णन किया गया है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची क्या कहता है? दूसरी अनुसूची बताता है कि जो हमारे मुख्य पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते के बारे में। ठीक है, जैसे इनके भी वेतन भत्ते को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यहाँ आप देखो तो 4 कैटेगरियां मैंने लगा रखी है। पहला भाग 1, ठीक है, वेतन भत्ते के लिए पहला भाग 1 है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते की बात कही गई है। भाग ख है, जिसमें लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के वेतन भत्ते की बात कही गई है। देखो क्या होता है ना, आप जब जाओगे किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे या किसी भी स्कूल वगैरह कहीं भी ज्वाइन करोगे तो एक सैलरी का चार्ट होता है, जिसमें ए ग्रेड का हम सैलरी किसे देंगे, बी ग्रेड की सैलरी किसे देंगे, सी ग्रेड की सैलरी किसे देंगे, डी ग्रेड की सैलरी कैसे देंगे, ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो यही हमारी दूसरी अनुसूची कि हम ए ग्रेड की सैलरी किसे दे रहे हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल को, बी ग्रेड की सैलरी लोकसभा विधान सभा के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, राज्यसभा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को। ठीक है, और सैलरी सी कैटेगरी की जो है, जो यानी कि भाग ग की जो कैटेगरी है, उसमें उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की बात कही गई है। एंड लास्ट में जो घ है, यानी कि फोर्थ तरह की या चौथी तरह की जो दी जाती है सैलरी, वो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को ये वेतन भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहली अनुसूची में राज्य और संघ के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में जो हमारे मुख्य पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते की बात कही गई है। अगला देखते हैं, जिसमें आप तीसरी अनुसूची को देखोगे तो तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है कि जो हमारे विधायिका के सदस्य होंगे, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि को दिए जाने वाले जो शपथ है, जो हम उनको ओथ दिलाते हैं, वो शपथ के लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि जो शपथ का एक ब्लूप्रिंट होता है, उनसे रिलेटेड चीजें यहाँ पे दी गई हैं तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में दिया गया है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से, मतलब जो हमारा राज्यसभा है, हमारा जो संसद है, उस संसद में, उस राज्यसभा में हम राज्यों से कितने मेंबर को भेजेंगे और हम संघ से यानी कि यूनियन टेरिटरी से हम कितने लोगों को भेजेंगे, ये हमारे चौथी अनुसूची में लिखा गया। पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उन पे हम कैसे नियंत्रण करेंगे, कैसे उनके लिए हम सही चीजें बना सकते। ठीक है, तो ये पांचवी अनुसूची में लिखा गया है। छठी अनुसूची में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखो हमने अभी जब भाग पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि विशेष जातियों के लिए, विशेष जनजातियों के लिए एक प्रबंध। ठीक है, तो ये छठवीं और पांचवी अनुसूची के लिए ही था। तो छठवीं अनुसूची में कभी कभी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा राज्य छठवीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। छठवीं अनुसूची में कौन कौन सा राज्य वर्णित है? असम है बिल्कुल, मेघालय है बिल्कुल, त्रिपुरा है और मिजोरम है। यानी कि अगर हम देखें तो ये पूर्वी भारत के ये राज्य हैं। 4 राज्यों का वर्णन छठवीं अनुसूची में किया गया है। सातवीं अनुसूची क्या है? सातवीं अनुसूची में विषयों के वितरण से संबंधित, मतलब कि कौन सा विषय, कौन सी चीजें, जैसे हमारे देश में हर काम को एक टॉपिक बनाया गया है। जैसे शिक्षा एक विषय है, सिंचाई एक विषय है, स्वास्थ्य एक विषय है, घूमना फिरना एक विषय है। ठीक है, तो इन विषयों पे कौन कानून बना सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र भी है और हमारे यहाँ राज्य भी है, तो दोनों आपस में झगड़ा ना करें कि हम इस पे काम करेंगे, हम इस पे काम करेंगे। तो इसके लिए सातवीं अनुसूची में इन दोनों के बीच में उस काम को बांट दिया गया है। और ये काम जिस अनुसूची में बांटा गया है वो कौन सी अनुसूची है? सातवीं अनुसूची, जिसके अंतर्गत 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। सिंपल सा फंडा होता है
कि जिस पे कानून सिर्फ केंद्र बनाएगा संघीय सूची, जिस पे सिर्फ राज्य कानून बनाएगा वो राज्य सूची, और जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं वो समवर्ती सूची में आता है। ठीक है। और इसी तरीके से 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है कि जो भारतीय भाषाएं जो हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है। 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, देखिए 9वीं अनुसूची, कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों को इसमें रखा गया है 9वीं अनुसूची में। ठीक है, किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, दल बदल परिवर्तन संबंधी। अब ये दल बदल क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। पहले के टाइम पे ये होता था कि कभी नेता भाग करके इस पार्टी में, कभी नेता भाग करके उस पार्टी में, तो इस कंडीशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते थे। गवर्नमेंट के सामने चुनाव कराना, नहीं कराना, सरकारें गिरनी, मतलब बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होता था। इसलिए ये 10वीं अनुसूची लाया गया, जिसमें ये लिख दिया गया कि अगर आप बार बार दल बदल करोगे तो आपकी मान्यता ही खत्म कर दी जाएगी। तो ऐसी चीज़ें हमारी 10वीं अनुसूची में है। और 11वीं 12वीं से तो हम सभी परिचित हैं। 11वीं अनुसूची में हमारे ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है, और 12वीं अनुसूची में नगरीय पंचायती व्यवस्था यानी कि नगर पालिका का वर्णन। ठीक है, तो शायद आप लोगों को सारे पॉइंट्स आज के क्लियर हो गए होंगे कि हमारा संविधान क्या है, संविधान की विशेषता क्या है, संविधान में अनुसूचियां क्या है। अभी इसके बाद जो हमारी क्लास होगी ना, अगले क्लास में जो इम्पोर्टेंट सब, निरपेक्ष, समानता, इन शब्दों को हम थोड़ा सा साथ ही हम सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में थोड़े से पॉइंट्स, और फिर उसके बाद क्लास आगे चला जाएगा।